देता हूँ। कितना बेशर्म इंसान था मैं, बट मजबूरी समझो यार। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। हालांकि तभी जोयान इस एपिसोड की स्टार्टिंग में थोड़ा सा उदास दिखाई देता है, जो देखकर किंग हावरान जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ भाई, क्या तुम खुश नहीं हो? आखिरकार अब तो इशू सॉल्व हो गया है। तभी जोयान कहता है, ब्रदर वो बात नहीं है, लेकिन क्या आपको अभी भी याद है बैटल डेमन क्लीन के एंसेस्टर ने हमसे क्या कहा था? तभी किंग हावरान कहता है, याद रखो, क्या कोई बात है क्या? आखिरकार किंग हावरान को याद नहीं आ रहा होता कि जोयान कौन सी बात के बारे में बात कर रहा था। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है, क्या ब्रदर आपको नहीं लगता कि हो सकता है उनके ऊपर भी सोल डिवोरिंग मार्क हो? तभी किंग हावरान कहता है, नहीं, बैटल डेमन क्लेन के जो एंसेस्टर है, मुझे नहीं लगता कि उनकी पावर का लॉस होना इसके कंपैरिजन के कारण है। हालांकि ये बहुत हद तक समान है, लेकिन उनकी सोल पावर में गिरावट हो रही है। किंग हावरान ने जो कहा वो सुनकर जोयान थोड़ा सा हैरान होता है, और उसके बाद जोयान एंसेस्टर जोयाओ की तरफ देखते हुए कहता है, एंसेस्टर आप मुझे बताइए कि जब आपको ये सोल डिवोरिंग मार्क लगा था तो क्या आपकी स्पिरिचुअल पावर में कोई भी या सोल पावर में कोई भी गड़बड़ी हुई थी? जोयाओ की बात को सुनने के बाद और उसके डिटेल को जानने के बाद जोयान और किंग हावरान दोनों ही हैरान हो जाते हैं, और वो इस चीज को कंफर्म कर लेते हैं कि बैटल डेमन क्लेन के एंसेस्टर को भी सोल डिवोरिंग मार्क यानी कि सोल ईटर मार्क ही लगाया गया था। तभी जोयान कहता है, ब्रदर इस टाइम पे मैं काफी सारी जिक्सी पिल्स को रिफाइन करना चाहता हूँ, साथ ही एल्डर के लिए डिवोरिंग पिल भी। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरे जियो फैमिली और ब्रदर्स की देखभाल कर सकते हैं। हालांकि ले सालोंग और बाकी लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन उनके पास अभी भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तभी दूसरी तरफ किंग हावरान भी इस टाइम पे काफी सीरियस होता है, क्योंकि सोल डिवोरिंग आर्ट के लिए ब्लड डेमन क्लीन के ओल्ड एंसेस्टर उन्होंने भी मना किया था, और उन्होंने तो डायरेक्ट कहा था कि अगर कोई इसे सोल डिवोरिंग आर्ट को कल्टिवेट करता है तो उसे बिना किसी माफी के मार डालो। तभी जैनी तुरंत ही कहती है, जोयान तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ तो। और उसके बाद जैनी तुरंत ही कहती है, उस टाइम पे बैटल डेमन क्लेन कैल्डर ने आपको स्पिरिट फ्रूट दिया था, यानी लाइफ फ्रूट या फ्रूट ऑफ लाइफ, साथ ही रैंक 6 का स्क्रोल दिया था। जिसके बाद जैनी तुरंत ही 6 फ्रूट ऑफ लाइफ निकालती है और कहती जोयान की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, ये सब मैंने एल्यूजन से प्राप्त किए थे, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। तभी जोयान कहता है, यहाँ पे लैंगटियान, जीइंग और नान एर्मिंग है। ये सुनकर तो नान एर्मिंग, जीइंग और लैंगटियान जो शराब के नशे में होते हैं, उनका उठा हुआ ग्लास बीच हवा में ही रुक जाता है, और वो तीनों जोयान की तरफ देखते हैं। और इसके बाद जोयान की तरफ देखते हो वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि जोयान अंदर से मिली हुई हर एक चीज को बराबर डिवाइड करना चाहता था, और ये सोच कर तो उनके हाथ में जो भी चीजें थी वो उन्हें काफी ज्यादा बजनी लगने लगती है। दूसरी तरफ जैनी की भुएं ऊपर चढ़ी हुई होती है और वो काफी उलझी हुई होती है। जिसके बाद जोयान तुरंत ही कहता है, क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या पैसे की कोई कमी हो रही है? जिस पे जैनी तुरंत ही कहती है, चिंता मत करो, मर्चेंट अलायंस के साथ कोऑपरेट करने के कारण हमें पैसों की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए 4 स्टार या 5 स्टार मैजिकल कोर की तो बात छोड़ दो, 6 स्टार मैजिकल कोर भी कोई समस्या नहीं है। इसलिए आप जितना चाहे 4 स्टार के मैजिकल कोर खरीद सकते हैं, साथ ही ये काफी सस्ते भी हैं। जहाँ तक 5 स्टार डाउडी कोर की बात है, मुझे लगता है कि वो ज्यादा तो हम नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन उन्हें भी हम खरीद सकते हैं। दूसरी तरफ जोया जो कि अपनी कुर्सी में मस्त शराब पी रहा होता है, वो तो बेचारा कुर्सी से गिर पड़ता है। ये लोग 4 स्टार 5 स्टार डाउडी लेवल के कोर्स के लिए ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे ये मिर्च और टमाटर नहीं, मिर्च और गोभी और आलू खरीदने के लिए निकले हों। नहीं, मिर्च भी नहीं भाई, मिर्च भी महंगी है, मतलब गोभी और आलू खरीदने के लिए निकले हों। इस टाइम पे जो याओ को अच्छे से पता था 5 स्टार मैजिकल कोर कितना ज्यादा कीमती होता था, और जॉन वास्तव उन्हें मैं थोक से खरीद सकता था। जो सुनकर तो सभी की बातों को सुनकर वो काफी हैरान होता है, और यही सोच रहा होता है कि इस बच्चे के पास संपत्ति कितनी है। और वो अपने दिल में काफी सुकून फील कर रहा होता है कि चलो ये अंबानी का बच्चा मेरे जियो फैमिली का मेंबर है, मैं सच में काफी लकी हूँ। और वो कोई भी सवाल नहीं पूछता, साथ ही यहाँ पे वो सबकी तरह ट्रीट करने की कोशिश कर रहा होता है, जैसे कि इन सभी को जियान के झटके की आदत हो गई थी, तो वो भी कोशिश करता है कि चलो अब झटके खाने की आदत मैं भी डाल लेता हूँ। तभी जियान कहता है, फिर तो सिस्टर तुम्हारे लिए ये काम काफी बड़ा है, मुझे उम्मीद है तुम इसे कर पाओगी। तभी जैनी तुरंत ही कहती है, क्या तुम्हें अब भी मेरे लिए पोलाइट होने की जरूरत है? और अचानक से एक प्यारी सी स्मेल जॉन की तरफ पास करती है, जिसमें तो जोयान की हड्डियों तक में ठंडक फील हो जाती है। जॉन बस जेनी को देख रहा होता है। जिसके बाद जॉन कहता है, थोड़ी देर के लिए मैं अब जिक्सी पिल को रिफाइन करने के लिए जाऊंगा, इसलिए मुझे इन कोर्स की काफी ज्यादा जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि तुम इन्हें छांट कर मेरे रूम में रख सकती हो। और इसके बाद जॉन अपने कमरे के कोने में ढेर किए गए मैजिकल कोर्स की तरफ इशारा करता है, और इसके बाद जिंग, नान एर्मिंग और लैंगटियान की तरफ देखता है। तभी नान एर्मिंग कुर्सी में लेटते हुए कहता है, जिंग हम में सबसे वीक है, इसलिए जो जिंग को इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। साथ ही जोयान, ब्रदर जोयान को एल्केमी में मदद करने के लिए लैंगटियान की पावर को भी सुधारना चाहिए, इसलिए लैंगटियान को भी इनकी जरूरत है। तो आप दोनों ही इनको बांट लीजिए, मुझे इसकी क्या ही जरूरत है। नान एर्मिंग की बात को सुनकर तो जोयान हैरान हो जाता है कि ये बंदा सच में ऐसा है। हालांकि क्योंकि अब नान एर्मिंग ने ऐसा कहा था तो उसकी बात कुछ हद तक सही भी थी, लेकिन जैसे वो देखता है कि जिंग और लैंगटियान मना करने वाले थे, जॉन सीधा ही कहता है, तुम लोग को क्या दिक्कत है बे? उसकी बात तो सही है, वो तुम दोनों से स्ट्रांग है,
तुम लोग किस चीज के लिए मना कर रहे हो? फटे हुए गरीबों की औलाद, चुपचाप ले लो और पावर बढ़ाओ। तभी नान एरविंग भी स्माइल करते हुए कहता है, ओए ज्यादा दिक्कत दिखाने की जरूरत नहीं है, इस बार जरूर मैं नहीं ले रहा, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। जिस पे लैंग टियान और जिंग तुरंत ही कहते हैं, नान एरविंग इसके लिए धन्यवाद। और इसके बाद उन कोर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं जो कि रूम के कोने में रखे हुए होते हैं। तो इनकी तो आंखें ग्लो हो रही होती हैं। जब तक इनका सपोर्ट उनके पास था, पर्याप्त धन दौलत थी, तब तक वो अपनी पावर को बहुत जल्दी बढ़ा सकते थे। दूसरी तरफ जियो जान, फेंग फेंग और जानी काफी ज्यादा जेलिसी से इन्हें देख रहे होते हैं कि वास्तव में वो लोग डेमन क्लेन के मेंबर क्यों नहीं थे। हालांकि तभी एक आवाज आती है, लिटिल लायर, तुमने इसमें अपने लिए क्यों कुछ नहीं रखा। इस टाइम पे उसका मुंह फ्यूला हुआ होता है और वो नाराजगी से जॉन को डांट रही होती है। तभी किंग हावरान चिल्लाते हुए कहते हैं, मुयर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। तभी जेनी तुरंत ही कहती है, मुयर फिलहाल जोयान बाकी लोगों की पावर को बढ़ाना चाहता है। साथ ही जोयान ने काफी सारे मैजिकल कोर को खरीदने के लिए भी तो कहा है, तो उसमें से मेरा पार्ट तो ऑब्वियसली होगा। और ऐसा जोयान मुयर से कहता है। तभी मुयर तुरंत ही कहती है, फिर भी आपने अभी भी खुद को गिनती में नहीं लिया। साथ ही इस टाइम वो धीरे धीरे शिकायत कर रही होती है। साथ ही वो कहती है, साथ ही तुमने मुझे भी काउंट नहीं किया। तभी जॉन कहता है, ब्लड तुम तो ब्लड डेमन फैमिली से हो, तुम्हें भला क्या ही कमी हो सकती है। हालांकि किंग मुयर को कोई भी कमी नहीं थी डेमन कोर की। उसे जो लग रहा था वो केवल इतना था कि जॉन ने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया था। और मुयर के इंप्रेशन को देखकर जेनी उसे अपने दिल में थोड़ा सा खट्टा फील होता है। और इसके बाद वो तुरंत ही कहती है, वास्तव में मैं तो लगभग भूल ही गई, मेरी याददाश्त भी काफी वीक है। यंग मास्टर जो ने मुझे यहाँ आने के बाद कहा था कि मुझे मुयर के लिए भी कुछ हाई लेवल के कोर्स रखने चाहिए, बट देखो यहाँ आते ही मैं भूल गई। ये सुनकर तो मुयर तुरंत ही कहती, क्या वास्तव में लिटिल लायर ने ऐसा कहा था? उसकी आंखें तो काफी हैरानगी से भरी हुई होती हैं। हालांकि जॉन कुछ कहने ही वाला था कि तभी जेनी आंख मारते हुए उसे रोकती है, जिससे जॉन शर्मिंदगी से अपना सिर लाता है। तभी फेंग फेंग जियो जान से कहता है, यंग मास्टर जियो तो इन दोनों लड़कियों के बीच में काफी बुरी तरीके से फंसे हैं। इतना तो हमने इन्हें उस बीस्ट के सामने भी मजबूर नहीं देखा। और हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ जॉन तो अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछ रहा होता है। उसे उम्मीद नहीं था ये इन लड़की का प्यार है या इसका पागलपन है। जिसके बाद जॉन कहता है, ले सालोंग अब जाओ और जल्दी से उन पर्सन्स को ढूंढो जिनके लिए मैं जिक्सी पे रिफाइन कर सकता हूँ और उन्हें डाउडी पर प्रमोट कर सकता हूँ। जिस पे लेसा लोंग तुरंत ही जॉन को ग्रीट करते हुए कहता है, यंग मास्टर जो कृपया टेंशन फ्री रहें, मैं निश्चित ही आपके भरोसे पर खरा उतरूंगा। और इसके बाद बाकी सभी लोग भी जोयान को ग्रीट करते हैं और बाकी सभी लोग लेसा लोंग को ग्रीट करते हैं। जिसके बाद हमें अगले दिन की सुबह की पहली किरण के साथ जो मैंसन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ जोयान पहले ही उठ चुका होता है और एल्केमी रूम में चला गया होता है। लेसा लोंग और बाकी के लोग जो क्लेन के लिए नए लोगों को ढूंढने के लिए चले गए होते हैं और यहाँ पे जिक्सी पिल के रिफाइनमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा होता है। इसलिए जॉन यहाँ पे थोड़ी सी भी देर नहीं करना चाहता था। साथ ही जहाँ तक सोल डिवोरिंग पिल की बात थी, ये सिर्फ रैंक 4 की पिल थी और जेनी जैसे ही इंग्रेडिएंट ला सकती थी, जॉन तुरंत इन्हें रिफाइन कर सकता था। साथ ही जहाँ तक रेजुवेशन पिल की बात थी, इसकी कीमत काफी ज्यादा हाई थी ऑक्शन हाउस में और जॉन को पूरा भरोसा था अपनी एल्केमी में और अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ इसे रिफाइन करने में अब उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लॉन्गी पूरा दिन जॉन के आगे पीछे घूम रहा होता है और एल्केमी रूम के अंदर चला जाता है और इसके बाद एल्केमी रूम का दरवाजा होता है बंद। दूसरी तरफ जेनी बिजनेस अलायंस यानी मर्चेंट अलायंस और जो मैंसन के बीच के कुछ मामलों को निपटाने में लगी हुई होती है। यहाँ पे फेंग फेंग, जो जान, नान एरविंग जो मैंसन के बाहर एक छोटे से पवेलियन के बाहर लेटे हुए होते हैं और उनके हाथ में चाय के कप थे और इस टाइम पे वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ लेसा लोंग और जानी पहले ही बाकी के लोगों की तलाश में निकल चुके होते हैं। दूसरी तरफ डेमन एम्परर और किंग मुयर सोल डेमोरिंग मार्क को चेक कर रही होती हैं और पूरे जियो मैंसन में केवल यही लोग आलसियों की तरह बैठे हुए होते हैं। तभी नान एरविंग कहता है, मैं भी वास्तव में लोगों की तलाश करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन वास्तव में मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सा अच्छा उम्मीदवार होगा जैसे रैंक 5 में प्रमोट किया जाए और क्या भरोसा है कि वो सच में ऐसा करने के बाद हमारा साथ देगा। मुझे तो कोई याद ही नहीं आ रहा। तभी फेंग फेंग कहता है, कौन कहता है ये नहीं है, मैंने भी पिछले कुछ दिनों में इसके बारे में बहुत सोचा है, लेकिन मुझे भी कोई याद नहीं आ रहा जो 4 स्टार के पीक लेवल पर हो, इसीलिए मैं भी इन चीजों को आसानी से देखने की हिम्मत नहीं करता। तभी जो जान कहता है, वैसे तो मुझे भी याद नहीं, लेकिन कम से कम मैं टहलने के लिए तो जा ही सकता था, पर वो मुझे अपने साथ ही नहीं ले गए। तभी फेंग फेंग कहता है, बेहतर होगा कि मैं अपने रिट्रीट के लिए चला जाऊं। मुझे लगता है कि जिंग और लैंग टियान अपने कल्टीवेशन और उतने सारे डेमन कोर्स को ऑब्जर्व करने के बाद बहुत जल्दी ही मुझ तक पहुंच जाएंगे। तभी नान एरविंग कहता है, क्या तुम एल्यूजन में कल्टीवेट करते करते थके नहीं हो? तुम अभी भी कल्टीवेट करने जाना चाहते हो? जिस पे फेंग फेंग तुरंत ही कहता है, सुन भाई, मेरे पास तेरी तरह सुंदर चेहरा नहीं है जिससे कोई भी लड़की अट्रैक्ट हो जाएगी। मुझे पावरफुल बनना है ताकि मेरी शादी हो सके। तभी जो जान कहता है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी तो स्किन इतनी मोटी है, क्या मेरी शादी होगी? खैर छोड़ो, क्या तुम में से कोई भी मेरे साथ टहलने चलना चाहेगा? उसे पता था कि फेंग फेंग तो जाने से मना कर दिया है, उसे डर था कहीं नान एरविंग भी मना ना कर दे, इसलिए वो तुरंत ही नान एरविंग से चिपकते हुए कहता है, चलना चलते हैं, बगल वाली नुक्कड़ की कुल्हड़ वाली चाय पी के आएंगे। तभी नान एरविंग तुरंत ही कहता है, देखो भाई, ये मेरी गलती नहीं है कि मैं सुंदर हूँ, ये मेरे मम्मी पापा की गलती है।
तभी फेंग फेंग तुरंत ही कहता है, लेकिन तुम्हारे साथ बाहर जाना ये वास्तव में हमारी गलती होगी। मैं तेरे साथ न जा रहा भाई, मैं किसी सड़ी सी शक्ल वाले इंसान के साथ बाहर जाऊंगा ताकि मैं अच्छा लगूं। अभी मैं जा रहा हूँ कल्टीवेट करने के लिए, तुम लोग खेल सकते हो। जिसके बाद फेंग फेंग वहां से कल्टीवेशन के लिए निकल जाता है और अब पवेलियन में बचते हैं केवल 2 लोग। और यहाँ पे नॉन एर्मिंग फूलों को देख रहा होता है और चाय की चुस्कियां ले रहा होता है। दूसरी तरफ जियो जान वो काफी एक्साइटेड होता है लेकिन शांति से नहीं बैठ पा रहा होता। वो इस टाइम पे नॉन एर्मिंग के लेफ्ट राइट घूम रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि चलना भाई कहीं घूम के आते हैं। तभी नॉन एर्मिंग कहता है, क्या तुम शांति से कहीं बैठ नहीं सकते? तभी जियो जान कहता है, तुम कहते हो कि तुम एक लड़के हो और यहाँ लड़कियों की तरह बैठकर तुम चाय पी रहे हो और आसपास के सीन देख रहे हो, तुम मेरे साथ टहलने के लिए बाहर चलो ना। अब जियो जान और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो नॉन एर्मिंग के हाथ को पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है। तभी जियो जान की इतनी ज्यादा दिक्कत को देखते हुए नॉन एर्मिंग थोड़ा सा झिझकते हुए एग्री हो जाता है। साथ ही ये जो जुक्सी सिटी थी इसका जो ये डिस्ट्रिक्ट था काफी ज्यादा रिच था, जो मोजू डिस्ट्रिक्ट था। साथ ही सड़क से अगल बगल घोड़े गुजर रहे होते हैं और लोग काफी ज्यादा घूम रहे होते हैं। साथ ही रास्ते में काफी सारी दुकानें और चमकदार सामान था जैसे देखते हुए ये लोग घूम रहे होते हैं। तभी नॉन एर्मिंग कहता है, तुमने कहा हम यहाँ पे घूम रहे हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, लेकिन तुम्हें नहीं पता हमें क्या खरीदना है। तभी जो जान कहता है, चलना यार देखते हैं, कुछ पसंद आएगा तो ले लेंगे, नहीं अपना क्या जा रहा है। और इसके बाद वो तुरंत ही कहता है, वैसे अगर हम ऑक्शन हाउस में चले तो ये कैसा रहेगा? जिस पे नॉन एर्मिंग कहता है, तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो, और अगर तुम वहाँ जाना भी चाहते हो तो भी तुम वहाँ से कुछ भी नहीं खरीद सकते। जो देखकर जियो जान तुरंत ही कहता है, तो फिर ताओवाओ मार्केट चलते हैं, वहाँ तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ताओवाओ मार्केट मतलब चोर बाजार। तभी नॉन एर्मिंग तुरंत ही कहता है, आपको लगता है कि हम दोनों लोग जानते हैं कि हमें क्या खरीदना है? हमें तो यही नहीं पता कि हमें क्या खरीदना है। तभी जियो जान भी कहता है, तो फिर चलो फिर वापस लौटकर वहीं पे बैठते हैं, तो वहीं पे पेड़ पौधे देखना। तभी नॉन एर्मिंग कहता है, मैं भी यहाँ पे टहलने के लिए आया था, अब मेरा मन शांत हो चुका है, लेकिन चलो और आगे चलते हैं। और ऐसे ही वो लोग इधर उधर भटकते हुए एक गली के अंदर जाने लगते हैं। तो ये गली काफी सुनसान होती है, दीवारें काफी लंबी लंबी होती है और जर्जर टूटी फूटी। इस गली में कोई भी हलचल नहीं थी और सभी के दरवाजे काफी ज्यादा बंद होते हैं। केवल एक छोटी सी दुकान थी जो कि काफी ज्यादा बेकार मतलब टूटी फूटी सी लग रही होती है और पुरानी मेज पर कुछ अजीब सी चीजें रखी हुई होती हैं। साथ ही एक पुराना सा पर्दा जो कि धूप में लगे लगे भूरा हो गया होता है। और इस अजीब सी दुकान ने उन दोनों का ही ध्यान अट्रैक्ट किया होता है, क्योंकि उस काउंटर में खड़ी होती है लाल रंग की एक लड़की, लाल रंग के कपड़े पहने हुए एक लड़की। साथ ही ये लड़की काफी छोटी होती है और उसकी ताकत 3 स्टार डाउडी से ज्यादा नहीं थी। साथ ही उसके बाल उसकी पीठ तक लहरा रहे होते हैं और उसने लाल कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं। उसके सिर पे गुलाबी कलर का रिबन होता है और उसकी कमर पे एक पिंक बेल्ट होता है। साथ ही वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है, उसकी स्किन स्नो व्हाइट होती है। साथ ही काफी काइंड भी लग रही थी। हालांकि उस लड़की के जो कपड़े थे वो बिल्कुल नए लग रहे होते हैं, जबकि दुकान इतनी पुरानी लग रही थी, तो उन दोनों को समझ में नहीं आता कि यह चल क्या रहा है। साथ ही उस लड़की के पीछे 2 हाफ एजेड मैन खड़े हुए होते हैं जो कि 5 स्टार डाउडी लेवल के स्टार्टिंग लेवल का ऑरा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिससे लग रहा होता है कि ये लड़की शायद किसी स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करती है और इन्हें इस लड़की के गार्डियन होना चाहिए। साथ ही उसी छोटी सी दुकान में एक ओल्ड मैन होता है जिसका बीमार सा पीला सा चेहरा होता है और वो इस लड़की को ही देख रहा होता है। साथ ही उसकी नजर लड़की की पीठ पे होती है जैसे कि वो किसी चीज को सोच रहा हो। तभी जो जान तुरंत ही कहता है, ये वो जगह तो नहीं लगती जहाँ ऐसी लड़की को आना चाहिए। साथ ही इस लड़की को देखते हुए मुझे लगता है कि ये तो कोई भी चीज कहीं से भी खरीद सकती है, फिर वास्तव में वो इतनी ज्यादा सुनसान गली में क्यों आई? तभी नॉन एर्मिंग कहता हो सकता है कि ये लड़की हलचल के बजाय शांति पसंद करती हो। साथ ही उसके पास 5 स्टार डाउडी लेवल के 2 गार्ड हैं, इसकी आइडेंटिटी भी ज्यादा मिस्टीरियस हो सकती है। हालांकि तभी वो लड़की एक जेड पेंडेंट को उठाती है जो कि सूरज की लाइट में आते ही जगमगाने लगता है और उससे पर्पल कलर की लाइट फूटने लगती है, जिससे सभी लोगों को काफी धुंधला सा फील होने लगता है। साथ ही वो लड़की काफी ज्यादा क्यूरियस होकर उस जेड पेंडेंट को देख रही होती है। तभी वो ओल्ड मैन उस लड़की की तरफ देखता है और उसकी आंखें साइन होने लगती है। वो तुरंत ही कहता है, यंग मिस आपकी आंखें काफी अच्छी हैं, आपने इस स्टोर की सबसे अच्छी चीज देखी है। तभी वो लड़की चारों तरफ देखती है और एक पल के लिए उसकी नजर जो जान और नॉन एर्मिंग पर रुक जाती है, जैसे उसे कोई टेंशन हो। हालांकि जैसे ही वो लड़की नॉन एर्मिंग और जो जान की तरफ देखती है तो जो जान तुरंत ही नॉन एर्मिंग को अपने साथ खींचते हुए कहता है, चल मेरे भाई, और तुरंत ही आगे बढ़ने लगते हैं। तभी नॉन एर्मिंग कहता है, ऐसा लगता है कि उस ओल्ड मैन को कोई प्रॉब्लम है। तभी जो जान कहता है, लग तो मुझे भी ऐसा रहा है, क्या बोलता है, चल कर देखें। तभी नॉन एर्मिंग कहता है, लेकिन इस मामले से अपना कोई भी लेना देना नहीं है। साथ ही यहाँ पे नॉन एर्मिंग इन मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था। तभी जियो जान कहता है, अरे यार आलसी इंसान, देखना इधर उधर भटकने से तो लाख गुना अच्छा है कि हम इस मामले को देख लेते हैं। साथ ही इस टाइम पे तो जियो जान पूरी तरीके से कमिटेड होता है ये जानने के लिए कि आखिरकार वहाँ हुआ क्या है। दोस्तों जियो जान की बात का विरोध करने में तो नॉन एर्मिंग भी कैपेबल नहीं होता, बेचारे को ना चाहते हुए भी उसकी बात को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जिसके बाद जियो जान नॉन एर्मिंग को छत के एक छिपे हुए कोने की तरफ खींच लेता है और अपनी पूरी की पूरी ऑरे और ब्रीथ को वो हाइड कर लेते हैं।
और छोटी सी दुकान की तरफ देखने लगते हैं। दूसरी तरफ ये देखकर कि उसके आसपास कोई नहीं है, वो ओल्ड मैन काफी शांत तरीके से कहता है, आपके कपड़े तो बहुत खास लगते हैं यंग लेडी, मुझे लगता है मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, क्या आप पहली बार जक्सी सिटी में आई हैं? जिसमें लाल कलर के कपड़े पहने वो लड़की अपने हाथ में उस जेट पेंडेंट को देख रही होती है। वो अपनी आंखें घुमाकर कुछ देर सोचती है, लेकिन उसके बाद वो अपने हाथ में जेट पेंडेंट को सहलाती है तो उसे अचानक अपनी बॉडी में थोड़ी सी हलचल फील होती है, जिससे वो तुरंत ही अपनी ऑरिजन कुई के एक क्लस्टर को जेट पेंडेंट के अंदर भेजती है, जिससे वो जेट पेंडेंट लड़की के हाथों में कांपते हुए धीरे धीरे शांत हो जाता है। लेकिन इस छोटे से झटके ने उस लाल कलर के कपड़े पहने हुए लड़की को पूरी तरीके से हैरान कर दिया था, क्योंकि जैसे ही वो जेट पेंडेंट कांपा था उसकी बॉडी की जो ब्लड पावर थी वो थोड़ा सा कम हो गई थी, जिसके बाद लड़की तुरंत ही कहती है, अनट्रस्टेबल, किसी को भी पता होना चाहिए कि उसकी ब्लड लाइन सबसे ज्यादा पावरफुल होती है और सबसे जरूरी चीज भी, लेकिन ये पेंडेंट तो वास्तव में किसी की ब्लड लाइन पावर को वीक कर सकता है, इसीलिए इस जेट पेंडेंट को इतना ईजी तो नहीं होना चाहिए। इस टाइम पे लड़की अपने क्लेन की मिथ्स के बारे में सोचती है तो उसके तो दिल में हलचल मच जाती है, क्योंकि अगर ये सच था जो मिथ में कहा गया था तो फिर तो इस जेट पेंडेंट की कीमत को पैसे में नहीं मापा जा सकता था। इसीलिए वो तुरंत ही स्माइल करती है और उसके चेहरे पे बन जाते हैं 2 डिम्पल, जिसके बाद वो कहती है इसकी कीमत बताओ। साथ ही इस टाइम पे वो लड़की काफी खुश लग रही होती है, साथ ही वो इस चीज को खरीदना चाहती थी, वो भी हर कीमत पे। हालांकि तभी वो शॉपकीपर तुरंत ही कहता है, अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैं वास्तव में इसे बेचना नहीं चाहता, क्योंकि ये काफी कीमती चीज है। साथ ही जब भी कोई ओल्ड हो जाता है तो लोग उनकी बातों का ज्यादा बुरा नहीं मानते, तो ऐसा भी नॉर्मल था कि ये लड़की भी उसकी बात का बुरा नहीं मानने वाली थी। तभी वो बंदा कहता है, हालांकि अगर ये इस थॉट के लिए नहीं होता कि मेरी लाइफ एंड होने वाली है और मैं 5 स्टार एम्पर ट्रिबुलेशन को क्रॉस करने के लिए पूरी मेहनत करना चाहता हूँ, तो मैं कभी भी इस चीज को नहीं बेचता। जिस पे वो लड़की तुरंत ही कहती है, क्योंकि अब आपने इस चीज को यहाँ पे रखा है, मुझे लगता है कि आप इसे बेचने के लिए ही लाए हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी कीमत क्या है। जिस पे ओल्ड मैन अपनी 5 उंगलियों को उन लोगों को दिखाते हुए कहता है 5 लाख। जिस पे ओल्ड मैन कहता है, हाँ मिस, 5 लाख ये पहले से ही बहुत सस्ता है और ये चीज कोई ऐसी चीज नहीं जिसे पैसे में खरीदा जा सके। हालांकि तभी वो लड़की तुरंत ही कहती है, क्योंकि आप ये बात कह चुके हैं, आपको दोबारा कहने की जरूरत नहीं है, और वो उसे बीच में ही रोक देती है। तभी वो लड़की कहती है, लेकिन ये जेड पेंडेंट तो आधा है, तो क्या इसकी कीमत भी आधी नहीं होगी? जिस पे वो ओल्ड मैन तुरंत ही कहता है, चिंता मत करो लड़की, भले ही ये पेंडेंट आधा है, लेकिन इसका मतलब है कि अभी भी आपके पास आधा मौका है ना? लेकिन ये और भी अच्छा कि मैं इसमें तुम्हें 20% छूट दूंगा। 4 लाख ये सबसे कम कीमत है और ये कीमत अब इससे कम नहीं हो सकती। तभी वो लड़की थोड़ा सा उदास होते हुए कहती है, कीमत की तो बात ही नहीं है, ये जेड पेंडेंट आधा है तो इसका यूज क्या है और बाकी का आधा पेंडेंट मुझे कहाँ पे मिलेगा? तभी ओल्ड मैन को भी पता चलता है कि ये लड़की यहाँ मोल भाव नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो तो इस चीज के लिए परेशान थी कि बाकी का आधा पेंडेंट उसे कहाँ मिलेगा। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है, मिस, क्या आप वास्तव में इस चीज को पूरा चाहती हैं? वैसे मैं आपको सच बताऊंगा, ये जेड पेंडेंट मुझे और एक फ्रेंड को एक काफी ब्रेव काम को करते हुए मिला था। साथ ही मेरा फ्रेंड जो कि 5 स्टार डाउडी पर ब्रेक थ्रू करने के लिए और स्टेबलेशन को झेलने के लिए इसके आधे पेंडेंट को ले गया और उसे बेचकर वो अच्छी कीमत पाने के बारे में सोच रहा था। तो मेरे पास भी केवल आधा ही बचा है और दूसरा आधा पेंडेंट मेरे दोस्त के पास है। जिस पर वो लड़की तुरंत ही कहती है, तो फिर तुम अपने फ्रेंड को आधा और पेंडेंट लाने के लिए कहो, मैं इसे एक साथ खरीदूंगी, साथ ही कीमत को भी एक साथ ही कैलकुलेट किया जाएगा। दोस्तों, जब लड़की को पता चला था कि ये जेट पेंडेंट आधा है तो वो काफी उदास हुई थी, लेकिन जब उसे ये पता चला कि आधा जेट पेंडेंट अभी भी इसके फ्रेंड के पास है तो लड़की थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है। तभी ओल्ड मैन तुरंत ही कहता है, यंग मिस, ये कैसा रहेगा कि आप पहले मेरा आधा जेट पेंडेंट खरीद लें, फिर मैं आपको दूसरे आधे पेंडेंट को खरीदने के लिए अपने फ्रेंड के पास ले जा सकता हूँ। आप क्या सोचती हैं? जिस पे वो लड़की कहती है, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं चल रही, क्या तुम अपने फ्रेंड को यहाँ पे बुला सकते हो? मैं यहीं पे इंतजार करती हूँ। और क्या ऐसा हो सकता है कि तुम केवल मुझसे झूठ कह रहे हो? और ऐसा कहते हुए वो लड़की ओल्ड मैन को देखने लगती है, जिसमें ओल्ड मैन तुरंत ही कहता है, मिस, भला मैं आपसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? बात सिर्फ इतनी है कि मेरा ओल्ड फ्रेंड वो काफी ज्यादा अजीब बिहेवियर का और जिद्दी इंसान है, क्योंकि जब मैंने उसके साथ जेट पेंडेंट को पूरे के पूरे जेट पेंडेंट को बेचने की बात की थी तब वो उस चीज के लिए एग्री तो हो गया था, लेकिन उसने मेरे साथ एक रिक्वेस्ट रखी थी कि ये जेट पेंडेंट वो उसी को बेचेगा, ये जिसकी किस्मत में होगा, और वो किसी को भी नहीं बेचने वाला। तभी लड़की कहती, तो ये पता कैसे चलेगा कि ये आखिरकार किसकी डेस्टिनी में है? और मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए उसे जेट पेंडेंट को खरीदने के लिए। इस टाइम पे जो लड़की होती है वो काफी डरी हुई होती है कि क्या ये जेट पेंडेंट उसे नहीं मिलेगा, लेकिन ये जेट पेंडेंट उसे हर कीमत में चाहिए था। इसलिए वो तुरंत कहती है, आपका फ्रेंड रहता कहाँ पर है? जिस पर ओल्ड मैन तुरंत कहता है, ये शहर से ज्यादा दूर नहीं है, आप बहुत जल्दी ही वहाँ पहुँच जाएंगे। जिस पर वो लड़की तुरंत कहती है, सिटी के बाहर, चलो जल्दी से जल्दी चलो, और अगर तुम उसे यहाँ बुला सकते हो तो यहाँ बुला लो।
तभी वो ओल्ड मैन कहता है, मिस, मेरे फ्रेंड को यहाँ पे शहर में अपमानित किया गया था, इसीलिए वो शहर को छोड़कर शहर के बाहर चला गया। अब वो इस सिटी में कभी भी नहीं आता, क्योंकि उसने कसम ली है कि जब तक वो अपने अपमान का बदला नहीं ले लेता तब तक वो इस सिटी में कभी नहीं आएगा। और ऐसा कहते हुए ये जो ओल्ड मैन होता है उदास हो जाता है। तभी लड़की कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बाहर चलने को तैयार हूँ। जिसमें उसका गार्ड कहता है, मिस, एक बार फिर से सोच ले, ये खतरनाक हो सकता है। तभी दूसरा गार्ड भी कहता है, मिस, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे जाने की जरूरत है, आपको दोबारा सोचना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि ये गार्ड काफी ज्यादा सतर्क थे और वो उस लड़की को कहीं भी बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। दूसरी तरफ ये लड़की भी सिटी के बाहर जाने के लिए एग्री नहीं होती, लेकिन तभी वो सीरियस तरीके से अपने हाथ के जेड पेंडेंट को देखती है और अपना सिर नीचे कर लेते हुए झिझकते हुए थोड़ी देर तक तो शौक रहती है और इसके बाद वो कहती है, ठीक है। तभी वो ओल्ड मैन कहता है, ठीक है, इसके बारे में भूल जाओ। अगर आप ये आधा टुकड़ा नहीं खरीदना चाहती और आप मेरे फ्रेंड से मिलकर उसका भी आधा टुकड़ा नहीं खरीदना चाहती, साथ ही आप अपने दिल में खतरे को लेकर परेशान हैं, लेकिन अगर हम बिजनेस नहीं करते तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। जाना और ना जाना ये आपका डिसीजन है। ये सुनकर वो लड़की तुरंत ही कहती है, मैं जाऊंगी। इस टाइम पे तो ओल्ड मैन की इस तरीके की बातों ने तो उसका दिल घोंप दिया होता है, मतलब दिल पे छुरा घोंप दिया होता है। जो सुनकर तो दोनों गार्ड कहते हैं, मिस, आखिरकार उन्हें इस लड़की की प्रोटेक्शन के लिए भेजा गया था, वो इसकी जान को जोखिम में नहीं डालने चाहते थे। दूसरी तरफ उस ओल्ड मैन के चेहरे पर तुरंत ही एक क्रूएल स्माइल आ जाती है। तभी वो कहता है, मिस, हमें बिजनेस नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी मिस कहती है, यहाँ पे लास्ट डिसीजन किसका होगा? जिसपे दोनों ही गार्ड अपना मुंह बंद कर लेते हैं, क्योंकि अब ये लड़की पूरी तरीके से जिद में आ गई थी। उसे पता था कि ये किसी की नहीं सुनने वाली। तभी ओल्ड मैन कहता है, यंग मिस, मैं आपको वहां ले जाऊंगा, साथ ही उस चीज के साथ आपके लिए फैमिली में लौटना ये काफी बड़ी चीज होगी। तभी वो लड़की कहती है, चलो चलें। जिस पे वो ओल्ड मैन दुकान को तुरंत ही बंद करके लाल कलर की लड़की को तुरंत ही सिटी के बाहर ले जाने लगता है। साथ ही इस टाइम पे इस लड़की के इंप्रेशन और चाल ढाल को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये किसी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती हो। तभी जियो जान नान एरबिंग के कंधे को थपथपाता है और काफी उदास तरीके से कहता है, जेट पेंडेंट काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। हालांकि यह लड़की वास्तव में दुनिया के नियम से अनजान लगती है। साथ ही ऐसा लगता है कि उसने कुछ देख लिया है, वरना वो कभी भी इस पेंडेंट को लेने के लिए इतना कमिटेड नहीं होती। तभी नान एरबिंग कहता है, अगर कोई चीज सच में प्रीसियस है और उसको खरीदने का कोई चांस है तो कोई भी उस चांस को क्यों ही छोड़ेगा। तभी जियो जान कहता है, चलो पीछे चलते हैं और देखते हैं क्या होगा। और नान एरविंग का हाथ पकड़कर उसे हवा में उड़ाते हुए खींचने लगता है। दूसरी तरफ ये ओल्ड मैन लड़की को सिटी की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लेके जा रहा होता है। दूसरी तरफ जियो जान और नान एरविंग अपने ऑरे को पूरी तरीके से हाइड करते हुए पीछे कर रहे होते हैं ताकि किसी को पता न चले। हालांकि कुछ हजार मील तक उड़ने के बाद नान एरविंग को ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये ओल्ड मैन लेफ्ट राइट बाएं दाएं ऊपर नीचे मुड़ता हुआ एक अजीब ही रास्ते में जा रहा था। और लगभग आधे दिन तक घूमने के बाद वो सावधानी से इस छोटी सी वैली के एक वैली के अंदर एंटर हो जाते हैं। और इस वैली के ऊपर एक छोटी सी फूस की झोपड़ी बनी हुई होती है, साथ ही छत सूखी घास से बनी हुई होती है और आसपास चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली थी। साथ ही ये जो पुरानी झोपड़ी होती काफी छिपी हुई और काफी पुरानी लग रही थी। तभी नान एरविंग और जियो जान दोनों ही एक साथ कहते हैं, ये लड़की वास्तव में खतरे में है। आखिरकार वो लोग डाउडी 5 स्टार के वॉरियर थे और जियो जान तो 6 का, और दोनों के ही सेंसेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसीलिए उन्होंने इस खामोशी में कमियां और खतरा दोनों ही फील कर लिया होता है। तभी नान एरविंग गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, क्या ये दोनों गार्ड बेवकूफ हैं? वो भी 5 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर जो कि निश्चित तौर पर अपनी फैमिली के पावरफुल पिलर्स हो सकते हैं। वो इस लड़की को ऐसे मौत के मुंह में कैसे भेज सकते हैं? उन्हें उसे रोकना चाहिए। इस टाइम पे तो नान एरविंग बौखला गया होता है। तभी जियो जान कहता है, तुमने जो कहा वो सुनकर ऐसा लगता है कि तुम्हें इस लड़की की काफी चिंता है, भाभी मिल गई क्या? तभी नान एरविंग कहता है, बकवास मत करो, लेकिन वो उस लड़की को देख भी रहा होता है। तभी वो ओल्ड मैन कहता है, मिस, यही मेरे फ्रेंड की झोपड़ी है। जिसमें लाल कलर की लड़की तुरंत ही अपने सिर को हिलाती है और अपने दोनों ही गार्ड को उस झोपड़ी की तरफ ले जाती है। तो उस झोपड़ी का दरवाजा अचानक से खुलता है और 2 ओल्ड लेडी बाहर आती हैं। तो वो ओल्ड लेडी उन्हें देखते हैं और वो लोग काफी कंफ्यूजिंग तरीके से उन 2 ओल्ड लेडी को देखते हैं। तभी ओल्ड मैन कहता है, ये लड़की उस जेट पेंडेंट को खरीदने के लिए यहाँ आई है और उन ओल्ड लेडीज से इसे इंट्रोड्यूस कराता है। और ये सुनने के बाद तो ओल्ड लेडी के चेहरे काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और वो उस लड़की को देखते हैं और इसके बाद वो तुरंत ही कहती है, कितनी सुंदर लड़की है। हालांकि ये घर काफी गरीब है, लेकिन मैं अभी भी काफी खुश हूँ, क्या तुम लोग अंदर आओगे? साथ ही दोनों ओल्ड लेडी काफी ज्यादा काइंड और मिलनसार लग रही होती हैं। साथ ही दोनों ओल्ड लेडी के ऑरे को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि इनकी पावर स्टार्टिंग 5 स्टार डाउडी पर थी। उस झोपड़ी के अंदर एंटर होते हुए एक ओल्ड लेडी उस लड़की से पूछते हैं, मिस, क्या आप वास्तव में उस जेट पेंडेंट को खरीदना चाहती हैं? जिस पे लड़की सिर हिलाते हुए आंसर देती है, हाँ। जिसके बाद वो ओल्ड लेडी तुरंत ही कहती है, ऐसा लगता है कि अब इस जेट पेंडेंट को मैं और देर तक अपने पास नहीं रख सकती। हालांकि बरसों से काफी सारे लोग इस जेट पेंडेंट को देखने के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन लड़की
मुझे केवल तुम पसंद आई हो। ठीक है चलो मैं तुम्हें वो दिखाती हूँ। और ऐसा कहते हुए ओल्ड लेडी तुरंत ही अपने चेस्ट से अपना जेट पेंडेंट निकालती है जो कि आधा पार्ट होता है और उस लड़की को दे देती है। तभी वो लड़की तुरंत ही ओल्ड लेडी द्वारा दिए गए जेट पेंडेंट के आधे हिस्से को लेती है और दूसरा आधा हिस्सा ओल्ड आदमी से ले लेती है। और जैसे ही वो उन दोनों को जोड़ती है तो जेट पेंडेंट से काफी सॉफ्ट लाइट निकलती है जो कि बिल्कुल एक स्माइल की तरह होती है। और उस स्माइल को देखकर दोनों ही गार्ड थोड़ा सा अट्रैक्ट होने लगते हैं। और जस्ट उसी टाइम पे दोनों ही ओल्ड लेडीज अपनी पावर को चार्ज करते हुए 4 पाम अटैक एक साथ उन दोनों ही गार्ड के ऊपर कर देती हैं, जिससे वो दोनों ही गार्ड खून को बहाते हुए पीछे की तरफ उड़ते हुए जाते हैं। और उसी टाइम पे वो ओल्ड मैन एक ईविल स्माइल के साथ हंसता है और उसके हाथ में उसका डैगर दिखाई देता है जो कि काफी खतरनाक पॉइजन से इन्फेक्टेड होता है। और इसके बाद वो दौड़ते हुए जाकर दोनों ही गार्ड के पीछे में वो खंजर घोंप देता है और देखते ही देखते पलक झपकते दोनों गार्ड घायल हो जाते हैं और घास में गिरते ही उनका चेहरा पीला हो गया होता है। साथ ही वो पॉइजन उनकी बॉडी में काफी तेजी से फैल रहा होता है और दोनों काफी मुश्किल से इस चीज से लड़ रहे होते हैं। हालांकि लड़की को जब तक ये एहसास होता है तो वो जेट पेंडेंट को हवा में हटाकर सिग्नल फ्लेयर को लॉन्च करना चाहती थी, लेकिन उसकी पावर केवल 3 स्टार डाउडी पर थी, जबकि यहाँ पे इतने पावरफुल लोग थे इसलिए वो लोग तुरंत ही अपने ऑरे के साथ इस लड़की को सप्रेस कर देते हैं और उसके हाथ का फ्लेयर उसकी जमीन पे गिर जाता है। जिसके बाद ओल्ड मैन कहता है बेहतर होगा कि ज्यादा दिमाग न लगाओ वरना मुझे क्रूअल होना पड़ेगा। दूसरी दोनों ही ओल्ड लेडीज इस टाइम पे गार्ड की तरह उन दोनों गार्ड के सामने खड़ी हुई होती हैं और उनकी काइंडनेस वाले फेस इंप्रेशन पहले ही गायब हो चुके थे। साथ ही उस औरे के कारण ये लड़की भी यहाँ पे झुक कर बैठी हुई होती है। तभी नान एरमी कहता है ये लड़की सच में बेवकूफ है। तभी जियो जान कहता है तुम्हें अभी भी ऐसी बातें करने का मूड हो रहा है, वो बेचारी सिचुएशन खराब है उसकी और हमें उसकी मदद करनी चाहिए, क्या हम उसकी मदद नहीं करने वाले। तभी नान एरमी कहती है हालांकि इस लड़की का बिहेवियर काफी अजीब है और अगर ये फ्यूचर में अपनी टेक्निक्स को इसी के तरीके से मास्टर करती है तो इसके फ्यूचर के अचीवमेंट काफी ज्यादा खतरनाक होंगे, लेकिन अगर हम इसकी मदद के लिए नहीं जाते तो ये आज यहीं पे खत्म हो जाएगी। और ऐसा कहते हुए जो जान नान एरविंग की तरफ देखने लगता है जैसे कि वो रिक्वेस्ट कर रहा हो कि भाई उसे बचा लेते हैं ना चल के।